हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज देश के लिए बहुत 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 अहम दिन है। 17 मई को लॉकडाउन 3.0 खत्म होने वाला है, यानी सिर्फ 6 दिन। तीनों लॉकडाउन को मिलाकर देश 54 दिन तक लॉकडाउन में रहा है, 54 डेज। हालांकि तीसरे लॉकडाउन में बहुत सारी रियायतें दी गई, लेकिन जान के साथ साथ जहान की भी तो चिंता करनी होगी। कब तक हम ऐसे ही लॉकडाउन में रहेंगे? कब तक सारी फैक्ट्रीज बंद रहेंगी? कब तक? क्योंकि लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है। वैसे भी स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि अब कोरोना के साथ लोगों को जीने की आदत जो है वो डालनी पड़ेगी। आपको और मुझे इस बात का एहसास रखना होगा कि कोरोना है, वो नहीं गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू हुई। इस बैठक में अब ये तय किया जाएगा कि 17 मई के बाद कैसा होगा देश, क्या रूपरेखा होगी। हालांकि इस बैठक में राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि केंद्र इतनी गाइडलाइंस क्यों भेज रहा है, हम गाइडलाइंस पढ़ते पढ़ते और मानते मानते थक चुके हैं। अरे, अर्थव्यवस्था को शुरू करना देश की मजबूरी है। 54 दिन का लॉकडाउन बहुत बड़ा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से ज्यादा आर्थिक महामारी फैल जाए। इसीलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। 17 मई के बाद देश में लॉकडाउन का एग्जिट प्लान क्या है, इस पर अब बड़ी बहस होगी। इस बात के साथ, इस विचार के साथ, इस ख्याल के साथ कि अब ये जिम्मेदारी आपको और हम सबको लेनी होगी। 132 करोड़ की आबादी को अब कोरोना वॉरियर बनना होगा, विक्टिम नहीं, कतई नहीं। बहस हो उससे पहले ये रिपोर्ट। लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों के साथ महामंथन। 17 मई के बाद की रणनीति पर आज चर्चा। कई सारे मुद्दे, अहम मुद्दे हैं, सारे प्रधानमंत्री जी के सामने रखे जाएंगे, उसके बाद आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। कोरोना संकट के बीच ट्रेनों की बुकिंग शुरू। मंगलवार से फिर पटरी पर दौड़ेगी सवारी ट्रेन। अभी प्राथमिकता देना चाहिए जो बाहर में परियायी मजदूरों है, मतलब प्रवासी मजदूरों है, बंगाल में परियायी कहते हैं, प्रवासी मजदूरों और मरीजों की परिवार, स्टूडेंट्स और सैलानी और फंसे हुए बाकी लोग। कांग्रेस ने लॉकडाउन पर उठाए सवाल। बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारत के संदर्भ में और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो लॉकडाउन है ये कोई रचनात्मक रणनीति नहीं है। और इसलिए आज जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं तो लॉकडाउन से हमें स्मार्ट कंटेनमेंट की तरफ जाने की जरूरत है। सरकार को जान के साथ जहान का भी ख्याल। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी है और साथ साथ लोगों की तकलीफों का भी ख्याल करना है। इसीलिए आपने देखा कि धीरे धीरे इकोनॉमी को भी ओपन अप किया जा रहा है। लॉकडाउन का एग्जिट प्लान क्या है? ये बहस क्यों करनी पड़ रही है, आज इस पर चर्चा क्यों करनी पड़ी है, समझ लीजिए आप। देखिए, आर्थिक आकलन हो रहा है, आर्थिक नुकसान का आकलन हो रहा है और ये नुकसान बहुत खतरनाक है। मतलब हम इसे लंबे टाइम तक नहीं झेल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाइए इस बात को लेकर। और दूसरा ये कि 6 दिन के बाद लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए कि नहीं, अब जितनी भी बंदिशें हैं वो हटा देनी चाहिए, इसी पर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी तमाम राज्यों के सीएम जो हैं वो संवाद कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव वल्लभ साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक साहब दिखाई दे रहे हैं जो कि जेडीयू के नेता
हैं और मनुजीत मंडल इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी के समर्थक के तौर पर अक्सर हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेते हैं। शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी मैं आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि आगे क्या अब हर कोई ये जानना चाह रहा है। ये कोरोना तो नहीं जाने वाला है, लेकिन लॉकडाउन 1, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 इसके लिए क्या हम तैयार हैं? मुझे नहीं लगता हमें। देखिए, जो ये संकट जो मैं कई बार कह चुका हूं कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे व्यापक संकट है, अब वो बहुत विस्तार पाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई निकट भविष्य में उससे समाधान की उम्मीद नहीं दिख रही है। कोई वैक्सीन भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई 2-4 महीने में आने वाला है, ना इससे समाधान मिलने वाला है। तो अब आगे क्या करना होगा, ये बहुत गंभीरता का और विचार और विश्लेषण करने के बाद निर्णय लेने का विषय है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत वार्ता चल रही है और आपके जानकारी में यह बात होगी कि इस बार सभी मुख्यमंत्रियों को अपना अपना विषय रखने का मौका मिलेगा। तो ये अब तक की सबसे लंबी बैठक होने वाली है, जो हो सकता है 4-4 घंटे भी चले। अब स्थिति क्या है, देखिए, एक तो स्थिति ये थी कि लॉकडाउन 1 और 2, आप याद करिए लॉकडाउन 2 बढ़ा था तो मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श करके बढ़ा था, लगभग सभी मुख्यमंत्री इसके पक्ष में थे, कुछ ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी। अब लॉकडाउन के साथ साथ आपको आर्थिक गतिविधियों को भी एक सीमा तक शुरू करना ही होगा, अन्यथा दूसरे प्रकार के संकट होंगे। अब दोनों के मध्य सामंजस्य और संतुलन को उठाने का सरकार प्रयास कर रही है। फसल और कटाई 20 अप्रैल के बाद शुरू कर दी थी, मंडियों की शुरुआत 20 अप्रैल के बाद की थी, उद्योगों को सशक्त शुरुआत की गई। आपने देखा विदेश से कुछ लोग लाए जा रहे हैं, अब ट्रेनों से पहले मजदूरों को ले जाने की शुरुआत हुई। अब नहीं, पर सुधांशु त्रिवेदी मेरा खौफ कुछ और है। मतलब ये जो रोटी की जद्दोजहद है, इस चक्कर में कई बार ये होता है कि हम चाहते ना चाहते हुए भी केयरलेस हो ही जाते हैं। गौरव वल्लभ साहब, आप इस बात से अग्री करेंगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे की रणनीति, वो तस्वीर क्या होनी चाहिए। रूबिका जी, जब लॉकडाउन 1 लगा तो प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए और उन्होंने कहा 21 दिन जरूरी है संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए, और उन्होंने महाभारत के युद्ध का एक एग्जाम्पल दिया कि 18 दिन का युद्ध हुआ था, अभी 21 दिन में संक्रमण की चेन टूट गई। लॉकडाउन 2 पे प्रधानमंत्री जी फिर आए, उन्होंने कहा हमने चेन को तोड़ दिया है और अब 18 दिन में हम इस पूरी चेन को खत्म कर देंगे। 3 में कोई नहीं आया, एक कागज आया कि 2 वीक का लॉकडाउन बढ़ाया। इस दौरान प्रधानमंत्री जी के जो साइंटिफिक एडवाइजर है डॉक्टर पॉल, उन्होंने कहा 16 मई के बाद देश में एक भी केस नहीं मिलेगा। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, नाम लेके। और 3-4 दिन पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जून जुलाई में तो अभी पीक आना बाकी है, अभी तो पीक भी नहीं आया, अभी तो शुरुआत है। और परसों अब और कल से सरकार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि अब हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 17 तारीख तक देश कितने टेस्ट कर लेगा, कितने संक्रमण प्रतिशत हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा हुआ तो लॉकडाउन बढ़ेगा, उससे कम हुआ तो लॉकडाउन खुलेगा, किसके बीच लॉकडाउन का आंशिक रूप से खुलेगा। देश को अंधेरे में मत रखिए, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो तुरंत बनाइए और देश के हर व्यक्ति को, क्योंकि आपने सही कहा रूबिका जी कि 132 करोड़ लोगों को वॉरियर बनना पड़ेगा। नहीं, वो तो बनना ही पड़ेगा सर, वो तो बनना ही पड़ेगा, पर उसमें कांग्रेस को भी वॉरियर बनना पड़ेगा ना। मैं एक बात नहीं समझ पा रही गौरव वल्लभ, आपकी मैं आपकी हर बात से अग्री करती हूँ। गौरव वल्लभ सुनिए ना, एक तो पहली बात ये कि मुझे लगता है आपको थोड़ा सा पीछे चला जाना चाहिए, क्योंकि मेरी फ्रेम में आपका जो माथा है, हाँ, वो लैंडस्केप कर सकते हैं अगर फोन को, तो वो भी कर लीजिए गौरव वल्लभ जी। मैं परफेक्ट। अब गौरव वल्लभ, आपके सवाल का जवाब जो है वो सुधांशु त्रिवेदी देंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि कोरोना वायरस भाई हमारे साथ 1947 से तो नहीं है यहाँ पर कि उसको बहुत अच्छे से हमने परख लिया हो, जान लिया हो। कोई भी नहीं जानता था, पहले लगा था 21 दिन में सच में वो साइकिल टूट जाएगा। भाई एक्सपेरिमेंट हो ही रहे थे ना। अजय आलोक जी, जवाब देना चाहेंगे आप? ओके गौरव वल्लभ, एक सेकंड, पहले शुरुआत कर लूं, फिर हम डिबेट करेंगे। अजय आलोक। देखिए रूबिका जी, नकारात्मकता की कोई सीमा नहीं होती है। आप चाहे जितने नकारात्मक हो सकिए,
लेकिन मेरे देखने का नजरिया ये है कि लॉकडाउन 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे ताली बजाए, चाहे हमने दिए जलाए, आज उसका नतीजा ये है कि हम 65,000 पे हैं। नहीं तो अभी तक हम 65 लाख भी हो चुके होते। तब गौरव जी क्या कहते, लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? ऐसे नहीं होता है ना। अगर आप राजनीति में हैं तो जिम्मेदारी से बात कीजिए। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, अब स्ट्रैटेजी बना लीजिए। गौरव जी 55 दिन हो गए लॉकडाउन के, अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं बना होता तो ऐसे ही चल रहा था क्या? और आप क्या लगता है कि 55 दिन में कोई स्ट्रैटेजी नहीं कोई बना सकेगा तो क्या अब बना लेगा? तो क्यों नकारात्मक बातें कर रहे हैं? अब बात है कंस्ट्रक्टिव सजेशंस की ना, कि हम क्या करें कि हम सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ सके। केसेस तो आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर इधर से उधर मूव कर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, हर राज्य में बढ़ रहे हैं। आपने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी तो आपके शासित राज्यों का क्या हाल है? राजस्थान में क्यों केस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में क्यों केस बढ़ रहे हैं? ये आप सरकारों की बात नहीं है। बीमारी पे आपका रोक नहीं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए सब सरकारें मेहनत कर रही हैं। इससे मुझे लगता है ये सस्ती राजनीति छोड़ के और नकारात्मक सोच छोड़ के एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह बिहेव कीजिए और सरकार को सजेस्ट भी कीजिए अगर कर सकते हैं तो। और नहीं सजेस्ट अच्छा कर सकते हैं तो कृपया करके देश में दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश मत कीजिए। केसेस बढ़ेंगे, अगले 6 महीने तक कोरोना के साथ रहना है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। ये बात पिछले 2 महीने से मैं कह रहा हूँ। नकारात्मक राजनीति क्यों? आपको अच्छा लग रहा है क्या कि देश इस खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है? गौरव वल्लभ, कि मौका मिल गया है आपको? डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर होके ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने आज एक नया दे दिया डॉक्टर होके, और मुझे लगता है आप सरकार से पूछ के ही आपके पास डाटा आया होगा। आपने कहा 6 महीने और बढ़ेंगे। मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। मैंने तो ये पूछा डॉक्टर साहब, नकारात्मकता नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा। मैंने कहा कि 6 महीने तक कोरोना खत्म नहीं होगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मुझे सुनिए। मैंने तो ये पूछा 17 तारीख तक कितने टेस्ट सरकार करने की सोच रही है? क्या ये नकारात्मकता है डॉक्टर? मैंने ये पूछा कि इन टेस्ट के कितने % रिजल्ट संक्रमण के आए तो हम लॉकडाउन को आएंगे? क्या ये सवाल करना नकारात्मकता है क्या? मैंने तो ये पूछा कि उन रिजल्ट उतने % से कम आया तो लॉकडाउन खुलेगा। अगर देश को ये चीजें पहले से पता हो तो क्या ये नकारात्मकता है डॉक्टर साहब? मुझे तो नहीं लगती। मुझे तो इसमें बिल्कुल मैं तो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूं अगर मुझे ये पता पड़े कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है। आज 14 लाख टेस्ट हुए हैं, 17 तारीख तक 25 लाख करेंगी कि 50 लाख रूबिका जी 10 सेकंड 50 लाख के कितने % संक्रमण के केस वो एक्सपेक्ट कर रही है? एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। आपने सही कहा कि एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, पर ये जानने का अधिकार एक कोरोना वॉरियर को नहीं है क्या? रूबिका जी ने कहा सबको बनना है, आपको भी बनना है, मुझे भी बनना है। कोरोना वॉरियर तो बनना पड़ेगा। वॉरियर को गौरव वल्लभ, लॉकडाउन हो कि ना हो, मुझे लगता है अब ये जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। गौरव वल्लभ, हम हिपोक्रिट्स नहीं हो सकते हैं कि हम बाकी सामने वाले की सारी जिम्मेदारी माने और हमारी कोई जिम्मेदारी ना माने। नहीं, ये वो टाइम ही नहीं है कि भाई हमको, ये वो टाइम ही नहीं है। जो लोग तफरी के लिए मार्केट में जाते हैं वो कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। जो लोग जबरदस्ती ट्रेनें बुक करा रहे हैं क्योंकि एक जगह रहकर बोर हो गए हैं, वो ज्यादा खतरनाक है कोरोना वायरस से। कमाल की बात है। मैं आपको कह रहा हूँ, देश सवाल पूछना चाह रहा है। हाँ, सवाल पूछिए ना सर, मना नहीं किया है, मना नहीं किया है। आप कोरोना से सर टेस्ट होना जरूरी है, देश का हर नागरिक आपको प्लानिंग के बारे में जानना है गौरव वल्लभ, वो भी जरूरी है। मैं तो कह रही हूँ कि जरूरी है। मैंने कब कहा कि जरूरी नहीं? सुधांशु जी जवाब, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड लेना चाह रहे हैं डॉक्टर जवाब। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि अभी 6 महीने और होगा, तो मैं बस 6 महीने होगा कि 1 साल होगा, बता दीजिए ना डॉक्टर साहब। गौरव जी सुन लीजिए, गौरव जी सुन लीजिए ना जी। ठीक है गौरव जी, बात आपकी मान गई, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नकारात्मक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप और आपकी पार्टी नकारात्मक नहीं है तो देश के लिए सुखद संदेश है ये। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि अपनी पार्टी को या आप खुद जब स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य मंत्रालय जब एड्रेस करता हो, डेली 4 बजे की ब्रीफिंग या स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग है, उसको जरा सुन लिया कीजिए। परसों ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कह दिया कि 85 से 90 हजार टेस्ट आज की तारीख में हम रोज कर रहे हैं और आने वाले 3 दिनों के अंदर, जो कि हमारा टारगेट 31 मई का था, आने वाले 3 दिनों के अंदर हम 1 लाख टेस्टिंग रोज करने लगेंगे। कल की ब्रीफिंग आई कि एलिसा किट लॉन्च हो गई है, जो हमारे ही भारतीय किट है। इसके बाद देश की प्रतिदिन जांच की क्षमता लगभग 5 लाख हो जाएगी।
आज दोपहर में 4 बजे एक और खबर आई कि भारत की कंपनी, बायोटेक कंपनी है, वेस्ट बंगाल की कंपनी, उसने एक किट ऐसी बनाई है, उसके 1 करोड़ सैंपल उसके पास तैयार हैं। तो दिन प्रतिदिन हमारी टेस्टिंग की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। हम लोग को आपको दुआ करना चाहिए कि 6 महीने के अंदर वैक्सीन मिल जाए ताकि कोरोना से मुक्ति मिले। मनोज राय धूपचंदी भी है। एक सेकंड गौरव वल्लभ साहब, 2 और मेहमान हैं, आप फिर उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाना। सुधांशु त्रिवेदी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मनोज राय धूपचंदी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी क्या विचार रख रही है, क्या सोच है आपकी पार्टी की लॉकडाउन को लेकर? मनोज जी। हेलो मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आई आपकी अभी। मैं ये कह रही हूँ समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये रुख है सकारात्मक रूप से कि लॉकडाउन आपने किया, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की? आपने जो मजदूर कह रहे हैं हम घर जाएंगे, तो साहब के गुजरात में लाठियों से उनको पीटा जा रहा है। आखिर क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही कि वो अपने घर जाएं? मैडम, मौत का डर जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, और ये बीमारी ऐसी है जिसमें पता नहीं कि बगल वाले को बीमारी हुई है कि नहीं हुई है, उसके बाद भी कोई व्यवस्था इस सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। तो इसका क्या कर रहे हैं आखिर प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी, क्या कर रहे हैं? जो पीएम केयर फंड में इन्होंने पैसा लिया, चंदा लिया देश के लोगों से, उस पर क्या कर रहे हैं, ये तो बताना चाहिए इनको सबके सामने। आप ये कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, ट्रेनें नहीं चली हैं, जो खातों में पैसा गया है वो नहीं गया है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी तक पीएम केयर्स में पैसा अब तक जा ही रहा है, उससे पहले ही ऑडिट हो जाना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, आप गलत कह रही हैं। ये मैंने नहीं कहा कि ऑडिट हो जानी चाहिए, ये तो मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि बनारस जो वीवीआईपी क्षेत्र है, बनारस जो वीवीआईपी क्षेत्र है, यहाँ सूरत से लोग आए, उनसे टिकट के पैसे ज्यादा लिए गए, ब्लैक पैसे लिए गए। आखिर ये सरकार कर क्या रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सुधांशु जी, दूसरी सवाल क्यों खड़े कर रही है कि मैं जांच की बात कर रहा हूँ? सुधांशु जी, अच्छा, तो आप पीएम केयर के बारे में आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा है, इसकी तो बात होनी चाहिए। आप पीएम केयर पर आपको शक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप सुधांशु जी से ये पूछिए कि वीवीआईपी क्षेत्र वाराणसी में सूरत से जो कल ट्रेन आई, उसमें क्यों ज्यादा पैसा लिया गया कामगारों से? सरकार कहती है कि हम पैसा देंगे, वो लोग भूखे आ रहे हैं, लगातार उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। और सवाल इस बात का है कि अगर हम सवाल करें तो आप बात को दूसरी तरफ घुमाइएगा। कहाँ घुमाइएगा? आपकी तो सारी बातें सुनी जा रही हैं, बेरोक टोक सुनी जा रही हैं। आपके सवाल को रिइटरेट करके पूछा जा रहा है। मनोज जी, आप कहाँ कह रही हैं बात? आपने जो मैंने कहा, नहीं देखिए रूबिका जी, जो मैंने कहा वो बात आप नहीं कह रही हैं, उसको टर्न कर दे रही हैं आप दूसरी तरफ। कैसे टर्न किया? आपने सवाल किया, वो सवाल नहीं पूछ रही हूँ मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। सर मनोज जी, आपने सवाल पूछा ना, सुन लिया सुधांशु जी ने, अब जवाब ले लेते हैं। मैंने सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैंने आपसे वाराणसी में पैसे ज्यादा लिए गए, सूरत में डंडों से पीटा गया, मजदूरों के लिए आप लोगों ने कोई खास इंतजाम नहीं किए, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा जरा मेरे स्काइप में किसी आपके दूसरे प्रोग्राम का भी वॉइस आ रही है, जरा उनसे कैंडिडेट। अच्छा, ये आवाज ठीक कर लीजिए प्लीज। सुधांशु जी के कान में और किसी प्रोग्राम की भी आवाज जा रही है। रूबिका जी, अब देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे गौरव वल्लभ आती हूँ, एक सेकंड सर, आपके साथ भी यही परेशानी है गौरव? जी 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 जी। अच्छा, गौरव वल्लभ के कान में भी वैसी ही कोई आवाज जा रही, प्लीज ठीक कर दीजिए। आई होप अब ठीक हो गया होगा। सुधांशु जी, आप ठीक हुआ? हाँ, आप नहीं लग रहा, आप लग रहा ठीक। ओके, अब बात कीजिए, अब बात देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय कह रहे हैं, तो आप कल की बात कह रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, तो पूरी जानकारी है कि बाकायदा भोजन, पानी सब रास्ते में दिया जा रहा है। अगर सबसे अधिक समस्या आई थी सबसे पहले तो कहां से आई थी? मुंबई में आई थी, सबसे ज्यादा श्रमिकों की समस्या। और मुंबई की सरकार से सवाल पूछने का किसी ने आवश्यकता ही नहीं समझी, जबकि बहुत स्पष्ट रूप से
गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में था, यह संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने दायित्व का कुशलता से निर्वहन कर रही है, बसें भी भेज रही है, रुकने की व्यवस्था भी कर रही है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा लोग बाहर से आए। बिहार की सरकार भी लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। जहां पे लोगों को भेजा जाना है, सबसे अधिक जहां पर समस्या है वो महाराष्ट्र राज्य है, सबसे अधिक केसेस महाराष्ट्र राज्य में है, सबसे अधिक श्रमिकों की समस्या महाराष्ट्र राज्य में है। और राहुल गांधी जी ने जब नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी जी से बात किया तो उन्होंने क्या बोला, मुंबई का रेफरेंस दिया और कहा कि यह काम स्थानीय सरकार का है। तो भाई हमारी मत मानिए, जो अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता कह रहा है उसकी बात ही मान लीजिए। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जो हमारे मित्र गौरव बंदर जी ने कही, नकारात्मक और सकारात्मक राजनीति की। गौरव जी, अमेरिका में आपने कहा टेस्टिंग किट कितनी होगी, क्या होगी, टेस्टिंग के लिए टेक्नीशियन भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए। अमेरिका में क्या प्रतिशत है डॉक्टरों का? 350 के आसपास प्रति 1 लाख, इसका मतलब 0.35% है। अगर भारत में आप देखें तो उसके हिसाब से होने चाहिए कम से कम होने चाहिए तो 50 लाख डॉक्टर। हमारे यहाँ है 9 साढ़े 9 लाख डॉक्टर। डॉक्टरी का एक कोर्स कितने साल का होता है? मिनिमम 5 साल। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन और वो करेंगे। तो सोचने वाली बात है ना कि हम इतने साल में कितने डॉक्टर बना पाएगा, कितने एकदम से आ जाएंगे, कितने टेक्नीशियन आएंगे। लैब तो सरकार विस्तार कर सकती है, डॉक्टर अजय आलोक ने बताया हम किट ला सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं, परंतु उसके विशेषज्ञ डॉक्टर तो एक जो सीमा हमारे पास संख्या है उसी में करना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इस ढंग की अव्यवहारिक बातें बताना। हम तो ये प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं कि भारत में 67 साल में 9 ही लाख डॉक्टर क्यों बने। हमारे साथ जो भी देश आजाद हुए थे, चीन हो, इजराइल हो, जर्मनी हो, जापान हो, सब कहां से कहां पहुंच गए थे, वहां कितने डॉक्टर हैं, वो विषय नहीं है। आज स्थिति है कि हमें उन 9.5 लाख डॉक्टर्स और उसमें कितने लोग कोविड के लिए यूजफुल हैं, उसमें काम चलता होगा। लैब्स बढ़ा देंगे, इंस्ट्रूमेंट बढ़ा देंगे, टेस्टिंग की स्पीड बढ़ा देंगे, परंतु इस यथार्थ को समझ के सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। यहाँ पर विषय ये नहीं कि भय का वातावरण कर दे, साहब ऐसा हो नहीं पा रहा हमारे पास। पर सुधांशु जी एक बात बताइए, गौरव वल्लभ इस सवाल का जवाब दे उससे पहले जो सवाल पूछा गया, आपने मजदूरों के लिए क्या किया है? हमारे पास सच में कोई ब्लूप्रिंट है क्या, या हम हवा में तीर मान रहे हैं? हमारी आबादी इतनी है, आप सही कह रहे हैं, हमारी आबादी इतनी है कि हम अगर 1 लाख टेस्ट रोजाना करेंगे, तो मुझे कोई बता रहा था, मुझे नहीं पता, मैं इतनी बढ़िया मैथमेटिशियन तो हूं नहीं, सालों साल लग जाएंगे सबके रिपोर्ट, 100 साल से ज्यादा लग जाएंगे अगर हिंदुस्तान के एक शख्स की अगर हमने टेस्टिंग शुरू कर दी तो। सुधांशु जी, तो फिर क्या करें? और एक और बात सुनिए रूबिका जी, सिर्फ ये नहीं है, हमारी 2/3 आबादी गांवों में रहती है जहां लैब का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। हमारी 30% आबादी अभी भी निरक्षर है, मतलब 30% ऐसे हैं जो अपना साइन भी नहीं कर सकते। 30% गरीबी की रेखा के नीचे 27% निरक्षर है। तो हमें इन विचित्रताओं के बीच में भी काम करना है, हमको ध्यान रखना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय हमें कम से कम मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से यह वातावरण ध्यान रखना चाहिए कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यानी सकारात्मक मनोविज्ञान का निर्माण भी हमें करके रखना है। भय पैदा करना, खौफ पैदा करना, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, यह लेकिन सुधांशु जी, गौरव वल्लभ सवाल पूछ के भय थोड़ी पैदा कर रहे हैं, वो तो सवाल ही पूछ रहे हैं ना कि आप कितना टेस्ट कर पाएंगे। वो तो सवाल ही पूछ रहे हैं ना कि आपका आगे का प्लान क्या है। सबसे पहले अगर किसी ने इस देश को आगाह किया था ट्वीट के जरिए, वो तो राहुल गांधी थे। कोई ये बात माने कि ना माने, हमने इग्नोर किया ना उस बात को। आपने सही बात कही, ये टेस्ट कितने हो पाएंगे, तो प्रतिदिन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संख्या भी बताई जा रही है, टेस्ट का स्टेटस भी बताया जा रहा है, लैब्स का स्टेटस भी बताया जा रहा है, और मरीजों की संख्या भी बताई जा रही है। रही बात इसको आगाह किया था, तो राहुल गांधी जी अपने राज्य सरकारों को आगाह क्यों नहीं कर पाए? सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र में क्यों है, जो उनकी सरकार है। और जब आप ये कहते हैं कि मजदूरों को टिकट लेना पड़ रहा है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी पैसे की व्यवस्था करे, अरे आप ये कहिए राज्य सरकारें व्यवस्था करें, समझ में आता है, तो शुद्ध राजनीति आ गई। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और काम कर रही हो तो बता दें। हमारे यहाँ तो मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है कि 5 लोगों को भोजन कराए, तो 5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन भोजन करा रहे हैं। तो आप गिनाइए गौरव वल्लभ, आप गिना पाएंगे? एक ट्वीट के अलावा कुछ और है जो बता पाएंगे, जिस पर इतरा पाएंगे? मैं एक का उत्तर देता हूं। आप बिल्कुल गिनाऊंगा रूबिका जी, क्योंकि उस ट्वीट के बाद सुधांशु जी, हमारे देश के नेता नमस्ते ट्रंप कर रहे थे।
अगर वो नमस्ते ट्रंप नहीं करके उस समय टेस्टिंग किट खरीदते ना, तो आज आपको इतने बचकाने आर्ग्यूमेंट नहीं देने पड़ते कि 50 साल में इतने डॉक्टर बने। क्योंकि सुधांशु जी, समस्या ये आ गई कि हमारे पास किट नहीं थी। किट हमारी आनी चालू हुई है 10, 12, 15 दिन पहले। उससे पहले हमारे पास किट नहीं थी। आप कह रहे हो कि टेस्टिंग के लिए आदमी नहीं थे, टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास स्वास्थ्य कर्मी नहीं थे, गलत बात है। मुद्दों को डाइवर्ट मत करो। किट इसलिए नहीं थे क्योंकि हम अहमदाबाद में 4 घंटे का नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे थे और गिना रहे थे ट्रंप साहब को कि देख लो 1 लाख आदमी आए कि नहीं। और उस समय हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है ना, उसका दंश आज अहमदाबाद शहर भुगत रहा है। ये बता दूं सुधांशु जी। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने जो बिहार से हमारे दोस्त हैं उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब आपने सही कहा कि कितने टेस्ट होंगे बताती है सरकार, पर मेरा सवाल शायद आपने सुना नहीं। आपके टेक्निकल कारण के कारण आपके कानों में मेरा सवाल गया नहीं सही से। मैंने ये पूछा कि लॉकडाउन फोर्स के लिए कितना संक्रमण होगा तो लॉकडाउन फोर्स करेगी, कितना नहीं होगा तो आंशिक और खोलेगी, और कितना से कम हो जाएगा तो पूरा खोल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछा था। शायद टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है आजकल, आपके कानों में मेरी सवाल नहीं गया क्योंकि मजदूरों का भी आवाज आपके कानों में नहीं गई, क्योंकि आपने कह दिया कि हमारे पास तो बस भी नहीं है। एक तो आपने पास्ट वाला सवाल उठाया गौरव वल्लभ, जिसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी को देना होगा। सुधांशु जी, ट्रंप को वेलकम करने में इतना व्यस्त हो गए कि साथ में कोरोना आ गया, एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। यही कहता हूँ, गौरव वल्लभ जी इतने पढ़े लिखे विद्वान प्रोफेसर हैं, तब एक राष्ट्राध्यक्ष को करने में अरे ये भी बोलिए ना कि फिर दिल्ली में उस समय भड़काऊ दंगे कौन करवा रहा था। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी, जब आप कह रहे हैं ट्वीट किया ट्रंप के आने से पहले, राहुल थे कहां उस समय? बोलिए देश के सामने। इटली में थे ना, क्या करने गए थे? भजन करने गए थे कि कोरोना के बारे में जानकारी लेने गए? तो कितने सीरियस थे ट्वीट? मैं जवाब देना चाहता हूं। चल रही थी और वो ट्वीट लगे हुए थे, ये भी आप सामने रख दीजिए। चलिए, ट्रंप को तो जो यहाँ स्वागत किया जा रहा था, वो तो उसका तो एक डिप्लोमेटिक कूटनीतिक कारण हो सकता है, उसके लिए उसके एक आधार हो सकते हैं। वो इटली क्या करने गए थे? कौन सा कांग्रेस पार्टी की खिदमत करने गए थे, कौन सा देश की खिदमत करने गए थे? और जब गए थे तो वहां ये शिक्षा दे देनी चाहिए कि वहां किसने भारी गलती की थी जब उसने हक चाइनीज कैंपेन चलाया था कि चीनियों को गले लगाओ कि मैं वायरस नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं, और उस कारण से वहां भयंकर फैलाव हो गया। एक इटली का नेता जी, मैं जवाब देना सरकार के खिलाफ बयान दे रहा हूं। नहीं अपने क्या दे ले? हाँ सर, आपने 2 लोगों से सवाल पूछा ना, फिर मैं कह दूं पास्ट का सवाल ट्रंप की रैली को लेकर, उसका जवाब सुधांशु जी ने दिया, और आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो डॉक्टर अजय आलोक हैं यहाँ पर, उनको भी तो जवाब देने दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि ये टेक्निकल पूछ रहे हैं कि कितने % जाएगा, कितने तो आप लॉकडाउन 4 करेंगे, कितने % होगा तो आप क्या रिलैक्सेशन देंगे। भाई, जिसका काम है गौरव जी, छोड़ दीजिए एनओसी पे। अगर आज आप सरकार में रहते तो ये काम आपके विशेषज्ञ करते ना, गौरव वल्लभ पंत तो नहीं करते। तो ये सब काम स्पेशलिटीज का होता है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का होता है। आप सरकार में रहे हुए 65 साल आपने सरकार चलाई है, आपको पता है कि ये निर्णय एक राजनीतिज्ञ नहीं करता है, एक राजनीतिक उस पर सिर्फ दस्तखत करता है। ये निर्णय लेती है एक टेक्निकल टीम जो कि भारत के पास है। इतना तो आपको विश्वास होगा भारत सरकार पे, आप सरकार चलाया भारत सरकार आपने, तो ये काम उन पे छोड़ दीजिए। 3 दिन पहले, जिस तरह लॉकडाउन के पहले गाइडलाइंस आती है, एमएचए की गाइडलाइंस आ डलेंगी, आप उसको लेके परेशान, कि उसको लेके आप राजनीतिक हथियार जो उसको आप बना रहे हैं, मैं इसी को नकारात्मक कह रहा हूं। ठीक है ना? अगर आप इकोनॉमिस्ट की बात मानते हैं, अभिजीत बनर्जी से राहुल गांधी बात कर सकते हैं, तो यहां भी आरबीआई के गवर्नर हैं, उनको आर्थिक स्थिति का आकलन करने दीजिए। अगर आप रघुराज रमन से बात करते हैं, तो यहां भी हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। गौरव वल्लभ उस चीज को मुद्दा बना के आज के समय में अगर सरकार पे आप निशाने साध रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से नकारात्मक राजनीति है। मैं इतना ही कह रहा हूं, मैं आज आपसे लड़ने के मूड में नहीं हूं, ना ही आपको कुछ खोरी सुनाने के मूड में हूं, क्योंकि आज हम बहुत आज एक डेफिनेट डिसीजन लेने का टाइम है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के ले रहे हैं। तो हम आप सब उम्मीद करें, आपके भी मुख्यमंत्री हैं उस बैठक में, तो हम ये उम्मीद करें कि एक ऐसा चीज निकल के आए जो पूरे देश के लिए अच्छा हो और कोरोना से हमें मुक्ति मिले। एक बार कोरोना भाग जाएगा तो हम और आप कहां जा रहे हैं? करते रहेंगे राजनीति, लड़ाई वड़ाई करते रहेंगे फिर से, कौन अच्छा कौन बुरा। आप तय कीजिएगा कि हमने कोरोना से कैसे युद्ध लड़ा, हम तय करेंगे कि आपकी भूमिका क्या थी।
डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी भी हम लोग दोनों को जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा अभी भी आरबीआई के गवर्नर है। हाँ है, पर वो इतिहास के जानकार है डॉक्टर साहब, वो अर्थशास्त्र के जानकार नहीं है, देश की बदकिस्मती है। खैर, फिर आपने कहा कि वैज्ञानिक और एक्सपर्ट ये तय करेंगे। बिल्कुल एक्सपर्ट को तय करना चाहिए, पर आप कह रहे हो सरकार तो सिर्फ साइन करती है। इतना नीचे सरकार को मत लाइए। मोदी जी की छवि मेरी नजरों में भी एक अच्छे व्यक्ति की है, तो उनको इतना नीचे मत लाइए कि उनके सामने जो पेपर आता है वो साइन कर देते हैं। तो आप ये बताइए, की राय पे ही सरकार तय करती है। गौरव जी, क्यों आप मुझे बार बार एक्साइट कर रहे हैं? मैं आज लड़ने के मूड में नहीं हूं। रूबिका जी इतना अच्छा टॉपिक पे डिबेट कर रही हैं, आप उसका बार बार राजनीतिकरण कर रहे हैं। बीच में बोलता ही नहीं हो आप, जबरदस्ती मेरे बीच में आप बोलना चालू। मैंने तो आपकी पूरी बात सुनी। तो आपने कहा एक्सपर्ट की राय मानते हैं, तो देश को क्यों नहीं बता देते भाई साहब कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 5% अगर टेस्ट किया उसके संक्रमण आए, उससे ज्यादा हुए तो हम ये करेंगे, 3 से 5 के बीच ये करेंगे, कम से 3 से कम में ये करेंगे। अरे देश को बता दीजिए। रूबिका जी, मैं और एबीपी न्यूज का हर दर्शक कोरोना वॉरियर बन चुका है। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने अब तक जितने भी फैसले लिए, जो भी डिसीजन लिया है, वो सब व्यर्थ था, बेवकूफी थी? व्यर्थ, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के पास प्रॉपर एग्जिट की स्ट्रेटेजी नहीं है। मैंने एक बार भी ये बेवकूफी है, वो बेवकूफी है, ऐसी बातें मैं नहीं करता हूं। तो मैंने कहा कि 17, क्योंकि आज का रूबिका जी प्रमुख सवाल ये था कि 17 मई के बाद क्या, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और नहीं, चर्चा हम कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, राजनीति तो नहीं कर रहे हैं ना। आप क्यों आपका हर एक सेंटेंस तो ये बता रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर आपके पास कोई प्लान है, अगर राहुल गांधी के पास इससे बेहतर कोई प्लान है, तो क्या आपने वो प्लान साझा किया? एक विपक्ष होने के नाते आपने अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम चैट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन क्या आपने साझा किया? हमने कितने प्लान साझा किए? हमने कहा हर गरीब जनधन के खाते में, हर पीएम किसान खाते में 7,500 रुपए डालो। डाले कितने? सरकार ने 500। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मजदूरों को उनके घर भेजो, पर सरकार ने 42 दिन बाद उस बात को सुना। और आज भी मजदूर सीमेंट के, कंक्रीट का जो कंटेनर होता है, उसके अंदर छुप के जा रहे हैं। बिहार सरकार जैसी सरकार बोलती है कि हमारे पास बसें नहीं है मजदूर को लाने के लिए। शर्म आती है ऐसी सरकारों की बात करते हुए, जब मुख्यमंत्री कहते हैं बस नहीं है। अगर गांधी मैदान में रैली हो तो मुख्यमंत्री के पास 5,000 बसें 5 मिनट के नोटिस पे मिल जाए, पर मजदूर के लिए बस नहीं है। ट्रेन आज भी ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही पर्याप्त मात्रा में? मजदूर क्यों पैदल चल रहे हैं मजदूर? रूबिका जी का रंग देख लिया आपने? करने दीजिए। फिर सुधांशु, रूबिका जी का रंग देख लिया नहीं? राहुल गांधी जी रंग देख लिया आपका सबने? आप सुधरने वाले जीव नहीं है। प्रधानमंत्री कोई शासक बहस हो नहीं सकती है। प्रधानमंत्री होते तो आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है। क्या कर रहे थे? आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है। आप जैसे कांग्रेस पार्टी, लालू यादव जैसी पार्टी, ये लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं, सकारात्मक हो नहीं सकते हैं। आप लोग को आईना देखना बहुत जरूरी है। की बात है, आप लोग को आईना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नेंस का जी तो आप लोग को आता नहीं है। तो आपको 27 लाख आदमियों को आप बस से लाएंगे? मैंने बुद्धि का घर में रख के आए थे राहुल गांधी की तरह। गौरव जी, आपको तो मैं पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति समझता था। 27 लाख आदमी को आप बस से लाएंगे? आपका एक कार्ड क्या पूरी उम्र आपकी बीत जाएगी? 27 लाख लोग बस से नहीं आ पाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? कि जब आप आ गए ना तिरंगा दिखा दी ना अपनी, और इंडियन रंगत आपने अपनी दिखा दी कि आपकी रंगत यही है। अब क्या कांग्रेस पार्टी की बुद्धि है? 27 लाख आदमियों को बस से लेकर आएंगे 7 दिन में? राहुल गांधी ये काम कर सकते भाई, हम तो नहीं कर सकते। इसलिए हमने ट्रेन मांगी थी। ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। तो आप ही के जैसे लोग और आपके सहयोगी कभी 50 ट्रेन देते हैं, कभी 2000 बस देते हैं, लेकिन दिया कभी नहीं। जैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी सबका पैसा दे रही थी श्रमिकों का, आज तक दिया कभी नहीं। अब खाली घोषणा, खाली टीवी पे आके बकवास करना, पेपर पे न्यूज छपवाना, इसके अलावा कोई काम है? जूम आउट करना। हाँ बताइए, सरकार को ये करना चाहिए। हम सरकार के साथ खड़े हैं। क्या खड़े हैं?
आप लोग तो सबसे बड़े शत्रु हैं। अब आपने स्वयं ने मान लिया। बहुत जानते हैं देश कोरोना से क्यों बच रहा है? देश कोरोना से इसलिए बच रहा है क्योंकि देश को इम्यूनिटी हो गई है। कांग्रेस को झेलते झेलते 70 साल तक देश को इम्यूनिटी हो गई है कोरोना वायरस जैसे से बचने की, क्योंकि कांग्रेस से बचते आ रहे हैं। ठीक है, आप सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने दोनों को पूरा मौका दिया। आप यही अरे राजनीति का वक्त है क्या? गौरव वल्लभ, डॉक्टर अजय आलोक, राजनीति का वक्त है हमारे पास। ये सुधरे नहीं ना, ये आगे अपनी रंग पे है रूबिका जी। कमाल के सुधरे। इनको एक ये बता दिया कि इन्होंने किस तरह पैसा लूटा है मजदूर ये से। सुधर नहीं सकते हैं ना, ये कोरोना से ज्यादा डेंजरस है, मैं आपको बता दूं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं और चैनल डे 1 से एक बात पर पूरा यकीन करते। सुनिए मेरी बात गौरव वल्लभ, एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक चक्का जाम नहीं होना चाहिए, हमारी स्थिति खराब हो रही है। सारे मजदूर जब घर चले जाएंगे तो फैक्ट्रीज में काम कौन करेगा? मुझे तो अब तक ये बात समझ में नहीं आई। क्या करेंगे आप? तो ये आना जाना ही रहेगा, वो जाएंगे क्वारंटीन होंगे, फिर वापस वहां से आकर यहाँ क्वारंटीन होंगे। अरे आपकी अलग अलग सरकारों ने इन मजदूरों का जिम्मा क्यों नहीं उठाया? आप लोगों ने उन तक क्यों खाना? आपकी सरकार भी, बीजेपी की सरकार भी, बिहार में जो जेडीयू की सरकार है वो भी, वहां ममता बनर्जी की जो पश्चिम बंगाल में सरकार है वो भी, आप सब ने बैठकर एक मीटिंग क्यों नहीं कर ली कि मजदूर कहीं का भी हो, बिहार का पश्चिम बंगाल में है तो हम ख्याल रखेंगे, राजस्थान का महाराष्ट्र में है तो हम ख्याल रखेंगे? क्यों नहीं किया आप लोगों ने ये? आपने रूबिका जी बहुत अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री जी के साथ 4 बार मुख्यमंत्रियों की बैठक हो गई। हर मुख्यमंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री भी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी और अन्य दलों का मुख्यमंत्री भी कह के थक गया कि प्रधानमंत्री जी हमारा जीएसटी का पैसा दे दो। उनके कान में जू तक नहीं रेंगती। हर मुख्यमंत्री कह रहा है हमको 10, 20, 25 हजार करोड़ रुपए का एडिशनल फंड दे दो। इधर से उधर क्यों? नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गौरव वल्लभ। मैं मजदूरों की बात कर रही थी तो अब आप जीएसटी पर आ गए। फिर मैं जीएसटी की बात करूंगी तो आप जो है दिल्ली दंगों पर आ जाएंगे। ये क्यों करते हैं? कमाल की बात है। एक सेकंड गौरव वल्लभ, रुकिए। बहुत नाइंसाफी होगी सर। मनोजीत मंडल बहुत सब्र के साथ हमारी पूरी बहस को सुन रहे थे। मनोजीत जी सर झुकाकर, आई एम रियली सॉरी कि मैं इतना लेट आपके पास पहुंची, बट आई एम हियर नाउ। और मेरा सवाल मनोजीत मंडल ये है कि ममता बनर्जी को भी कांग्रेस की तरह राजनीति सूझ रही है। वो कह रही है हम थक गए हैं गाइडलाइंस मानते। क्या राजनीति? कमाल की बात है रूबिका जी। हाँ? आप शब्दों का चयन कैसे कर रहे हैं? एक सेकंड गौरव वल्लभ, अरे मेरे शब्दों का चयन मैं करूंगी, मेरे सवाल मैं तय करूंगी, कोई और तय नहीं करेगा। आपको राजनीति कोई और मुझे नहीं बताएगा। राजनीति नहीं दिख रही। मैं पूछ रही हूँ और मुझे पूछने का पूरा हक है। सवाल रुक जाइए गौरव वल्लभ। मनोजीत मंडल आप नहीं है, मनोजीत मंडल से मैं सवाल पूछ रही हूँ। मनोजीत जी, uninterrupted 1 minute sir. If you call me for a debate, you will give me the equal chance. Otherwise, right. you won't call me for the debate. बिल्कुल right? सही कह रहे हैं। This is for the second time in a year. बिल्कुल सही कह रहे हैं। That's the simple reason I refuse to come to your debate. You remember last time what you did a year ago. For the last 1 year, I have not been on your show, right? For the simple reason. Now I've been sitting here for 35 minutes, and you are giving the other panelists for at least 3 times in a row. And अभी आपको मेरे को याद आया, ये बहुत नाइंसाफी है। इसी के भी एक राजनीति करता है। ममता बनर्जी के बारे में बात करोगे और मेरे को आप डिफेंड करने के लिए नहीं बुलाओगे तो दिस इज सिंपली नॉट डन। देखिए, राजनीति यहाँ बंगाल में जो कर रहा है वो बीजेपी वालों ने कर रहा है। कल ही एक मिनिस्टर के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज किया गया है कि वो बहुत गंदे पिक्चर, जो फोटोशॉप किया हुआ पिक्चर वो पोस्ट कर रहे थे। और यहाँ का जो एमपी है, जो स्टेट चीफ ऑफ बीजेपी, उन्होंने लगातार गवर्नमेंट के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। और वन साइड ऑफ द मीडिया, इन लोगों के पास तो कुछ काम नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उन लोगों के पास है। ममता दी कुछ भी करे, कुछ भी कहे, लेकिन मार्च से आपको मैं तारीख का याद दिलाता हूँ, 18 मार्च इनसाइड द पार्लियामेंट राज्यसभा में क्या हुआ था। जब टीएमसी एमपी लोगों ने मास्क पहन के गया था तो वहां चेयरमैन ने कहा आप लोगों को निकाल देंगे। 18 मार्च देख लीजिए, वो राज्यसभा का वीडियो चला के रिवाइंड करके देख लीजिए, मेरे पास वीडियो है। जब टीएमसी के लोगों ने प्रिकॉशन लेके इनसाइड पार्लियामेंट गए थे, उन लोगों को चेयरमैन ने चेतावनी दिए थे
कि आप लोगों को हम बाहर निकलने के मास्क पहनना यह मना है। अभी आपको याद आ रहा है बीजेपी को कि आफ्टर 18 मार्च फरवरी छोड़िए, राहुल गांधी जी ने फरवरी में बताया था, ममता जी ने लगातार मार्च के महीने से कह रहे थे कि हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए, हम लोगों को इसके ऊपर बात करना चाहिए। लेकिन आज तक ठीक से प्राइम मिनिस्टर 5 से ज्यादा मीटिंग हो गया, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर के बात तो नहीं माने, कभी भी नहीं माने। एक तरफ बात करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ प्राइम मिनिस्टर उन लोगों को छोड़ देते हैं। उनका ही बीजेपी लोग हो, चाहे सांसद हो चाहे मिनिस्टर हो, ममता दी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ लगातार विश करते जाता है। 1 महीने से बता रहा हूँ, इतना सारा केस होगा, बालकनी के ऊपर हम बैठे हैं। आज तक 2000 से नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज तक बंगाल में 2000 भी केस नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1 महीने से जिसे हम कहते हैं, यू पीपल आर प्रेडिक्टिंग डूम फॉर द पीपल ऑफ बंगाल, जिसे हम डूम प्रेडिक्शन कहते हैं, ये लगातार बीजेपी वाला और वन साइड ऑफ द मीडिया एक साथ मिलकर बंगाल में कितना सारा केसेस होना चाहिए 1 महीने से आप बात कर रहे तो। और एक्सपर्ट कमेटी बात कर रहे थे, एक्सपर्ट कमेटी जिसने ऑडिट किया था, वो हर स्टेट में, गुजरात में भी एक्सपर्ट कमेटी है, लेकिन बंगाल को आपने टारगेट किया। यही है बीजेपी का राजनीति। बंगाल ममता दी मार्च के महीने से लगातार कोविड को फाइट कर रहे हैं, इसीलिए आज की डेट में सबसे कम केसेस बंगाल में है। साउथ ईस्ट की है 3rd लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री, उसके बावजूद बंगाल में सबसे कम केसेस है। मनोजीत मंडल, 185 मौत हो जाती है आपके पश्चिम बंगाल में, 1939 मामले हैं, 1939 मामले हैं पश्चिम बंगाल में। अगर ममता दीदी को ये सारी चीजें पहले से पता थी तो फिर क्यों नहीं रोक पाए? मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा आपके राज्य में है परसेंटेज के हिसाब से, और आप यहाँ बैठकर ममता दीदी की माला जप रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग? मैं आंकड़ों पर बात कर रही हूँ। 185 लोग मारे जा चुके हैं पश्चिम बंगाल में, और आप कह रहे हैं कि हमने मार्च से बता दिया था। मार्च से जब आपने बता दिया था मनोजीत मंडल, तो क्यों पश्चिम बंगाल में 185 लोगों को मौत के घाट उतारा इस कोरोना वायरस से? बताइए मुझे। 2000 मरीज है, कैसे हो गए जब आपको सब कुछ पता था? जब आपको पता था कि कोरोना वायरस से डील कैसे करना है, और यहाँ बैठकर आप मीडिया, सेक्शन ऑफ मीडिया और बीजेपी और फला पार्टी, सब चीज गड़बड़ हो रही है। दूसरी तरफ आप लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और शानदार काम क्या है? 185 मौत पश्चिम बंगाल में। जवाब दीजिएगा मनोजीत मंडल। एक ब्रेक, लौटेंगे, महज 3 मिनट का ये ब्रेक है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 4 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देना चाहेंगे मनोजीत मंडल ने आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर, उसके बाद मनोजीत आपका रूप। पहले मेरा जवाब है। देखिए, मनोजीत मंडल जी जो बात बोल रहे हैं, किसी भी चीज पे पॉलिटिकल पार्टी अपना नजरिया रख सकती, पर कुछ चीजें तो यथार्थ है। पश्चिम बंगाल तो वही राज्य है, कोलकाता, जहां एक मवाली भीड़ डॉक्टर पे प्राणघातक हमला कर देती है, और उसके बाद वहां की सरकार डॉक्टर को बचाने की बजाय भीड़ के साथ खड़ी हो जाती है। तो डॉक्टरों की वहां क्या हालत होगी? जो आज इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि जो डेथ हो रही है उनको निमोनिया की डेथ दिखा दिया जाए, कोविड की न दिखाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सच ही है, परंतु आपके आचरण से ऐसा संदेह पहले कई बार पैदा हो चुका है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रही बात आपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य होगा जिस देश की राजधानी में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री, जिनके पास Z+ सिक्योरिटी विद NSG कवर है, उनके ऊपर कोलकाता में हमला हो जाता है, और वो आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर CRPF का कवर नहीं होता तो शायद जान बचाना मुश्किल हो जाता। ऐसा कहीं नहीं होता। और मैं एक और बात कह रहा हूं, आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो आपने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा, यानी पूर्वाग्रहग्रस्त एक मनोविकार, वो इससे समझ में आता है कि एकमात्र मुख्यमंत्री हैं ममता दी, जिन्होंने एलानिया कहा कि मैंने PM का फोन आया, मैंने फोन ही नहीं लिया। अब क्या संवैधानिक व्यवस्था और कानून की बात करेंगे? जो मुख्यमंत्री एलानिया कहे मैं प्रधानमंत्री का कॉल नहीं लेती हूं, अब उसके बाद आप कहेंगे कि साहब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसे है और कौन व्यवस्था का पालन कर रहा है?